Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor, Jamnilal College, हाजीपुर। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए दो स्टेप्स रादर डिस्कस किए थे सेल्युलर रेस्पिरेशन के, ग्लाइकोलिसिस एंड TCA cycle. So today we are going to discuss the third and the last step of cellular respiration, that is oxidative phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई हम न्यूट्रिटिव मटेरियल खाते हैं या कोई भी न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से उस न्यूट्रिटिव मटेरियल में जो भी स्टोर्ड एनर्जी है उसे हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। और ये ATP मॉलिक्यूल्स हमें हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी देते हैं, जैसे कि हम खाते हैं, पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन वर्क करता है, हम बोलते हैं, जो भी काम हम करते हैं, प्लस हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमारे सेल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। वो सारे काम को कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर energy and that energy comes from ATP molecules. तो ये ATP molecules basically generate कहाँ से होते हैं? तो यही हम सेल्युलर रेस्पिरेशन में डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ग्लाइकोलिसिस डिस्कस किया था और सेकेंड स्टेप में TCA साइकिल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भी हम न्यूट्रिटिव मटेरियल लेते हैं, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में गया और उसने ग्लाइकोलिसिस में जाकर क्या जनरेट किया था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। उसके बाद वो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली कहाँ एंटर किए थे? वो एंटर किए थे TCA साइकिल में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। और TCA साइकिल कहाँ था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो जब हमने वो दोनों स्टेप्स देखे थे तो हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज ने बनाया था पायरुवेट, उसमें कुछ ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुए थे और उसने NADH जनरेट किया था। उसी तरह से जब ये पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में गया तो अल्टीमेटली ये ग्लूकोज पायरुवेट से होते हुए CO2 में कन्वर्ट हुआ। और जब पायरुवेट CO2 में कन्वर्ट हुआ तो इसमें भी उसने लिटिल अमाउंट ऑफ ATP इन द फॉर्म ऑफ GTP जनरेट किए, साथ में कुछ ये NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स जनरेट किए। इससे पहले जब हमने TCA साइकिल डिस्कस किया था तो उसमें आपने देखा था कि NADH और FADH ये होते क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं या इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि विटामिन B12 के डेरिवेटिव्स हैं। इनका फंक्शन क्या है? और ये तो हमको हर रिएक्शन में चाहिए NADH और FAD। तो बॉडी इनको कैसे वापस से रीजनरेट करती है? तो बेसिकली ये NADH और FADH जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, जहां वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उन्होंने कैप्चर किए हैं वो पास करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो बेसिकली ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने कैप्चर किए रिएक्शंस में से निकले, वो अल्टीमेटली दे पास इट ऑन टू ETS और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड these electrons अल्टीमेटली वो जाते कहाँ हैं, उनका फेट क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाय ऑक्सीजन टू जनरेट अ वाटर मॉलिक्यूल, और इस प्रोसेस में a large amount of free energy is generated which is converted into ATP molecules. So oxidative phosphorylation क्या है? Oxidative phosphorylation is a simple process जहां पर NADH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं टू ऑक्सीजन टू जनरेट अ वाटर मॉलिक्यूल through a series of electron carriers. And during this process, they liberate or they generate large amount of energy captured in ATP molecules. So basically सबसे पहले डॉक्टर पीटर मिशेल ने एक हाइपोथेसिस
प्रोड्यूस की हाइपोथेसिस उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड द साइट इज क्रिस्टी या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस बेसिकली हाइपोथेसिस के दो पार्ट हैं। उन्होंने कहा कि जो NADH और FADH मॉलिक्यूल्स हैं, NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके NADH में कन्वर्ट हुआ और FAD जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके FADH2 में कन्वर्ट हुआ। जो भी रिएक्शंस हम लोगों ने यूज की थी ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल में, एंड अल्टीमेटली दीज टू मॉलिक्यूल्स, ये जो NADH है और FADH2, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। 4 प्रोटीन क्लस्टर्स के ये सीरीज होती है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 1 और से कॉम्प्लेक्स 4 के नाम से जानते हैं। और ये जो NADH और FAD का काम है, ये जो NADH और FADH2 में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने वापस दिए इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मॉलिक्यूल्स को या प्रोटीन क्लस्टर्स को। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने ऑफलोड कर दिए इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन क्लस्टर्स को, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उन्होंने बहुत सारे प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठाकर उन्होंने बाहर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट की। तो एक स्टेप ये हुआ कि NADH और FADH2 ने ऑफलोड किए इलेक्ट्रॉन्स, और ड्यूरिंग दिस ऑफलोडिंग दे पिक अप द प्रोटॉन्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड ये जो प्रोटीन क्लस्टर्स हैं इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 या कॉम्प्लेक्स 2 से 3, 4 में जाते जाते उन्होंने बहुत सारे प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पिक करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिया। तो दिस इज द वन एस्पेक्ट ऑफ केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब इससे क्या होगा, ये हम सब जानते हैं, जब कोई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है आयंस को, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। सिंपल प्रोसेस अगर डिफ्यूजन हम देखें तो हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन जहाँ होता है वहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं बिकॉज ऑफ दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पर भी सिंपल सा वही बात है, ये जो प्रोटॉन्स हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इतने सारे एक्युमुलेट हो गए, वो जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो उन्होंने यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया, जिसकी वजह से वो वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना चाहते हैं। दिस इज द सिंपल थिंग कि जब हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आयंस को सेपरेट किया तो दे मेक अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसे हम आयन ग्रेडियंट कहते हैं यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स या EMF भी कहा जाता है। दूसरा इसमें इशू, दूसरा एस्पेक्ट इस केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, these are highly impermeable to this inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane इनको परमिएट नहीं करती है, इनको अलाउ नहीं करती है कि वो सिंपली डिफ्यूज करके वापस से इधर आ जाए। तो ये जो 4 प्रोटीन का क्लस्टर है उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है जिसे ATP सिंथेज कहा जाता है। ATP सिंथेज का काम होता है ATP मॉलिक्यूल्स को जनरेट करना। दूसरा एक चीज और होती है, ये जो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, इसके जो प्रोटीन क्लस्टर्स हैं दे मेक अ चैनल जो कि परमिट करता है प्रोटॉन्स को पास ऑन करने में। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं जो अंदर आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है, दे कैन कम थ्रू ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। और जब ये प्रोटॉन्स अंदर आते हैं थ्रू दिस ATP synthase complex, during this process they generate some reactions, they
लिबरेट सम एनर्जी, जिसकी वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो एडीपी मौजूद है, जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, वो फॉस्फोराइलेट करके एटीपी मॉलिक्यूल बनाते हैं और वापस से ये प्रोटॉन्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आके अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं. So this is the basic aspect of chemiosmotic hypothesis. NADH और FADH2 ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए टू प्रोटीन क्लस्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो एंटर किए, बट दे एंटर ओनली थ्रू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स और जहाँ पर एटीपी सिंथेसिस हुआ. सो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. लेकिन इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिंपली कहा कि एक ग्रेडियंट बना जब NADH और FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड एज अ रिजल्ट ये जो प्रोटॉन्स हैं वो आते हैं थ्रू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जहां पर उनकी ये पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है टू मेक एटीपी. एंड अल्टीमेटली वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए थे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उनका क्या हुआ, वो कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन से और अल्टीमेटली दे जनरेट वाटर मॉलिक्यूल. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETC क्या है. ETC बेसिकली एक सीरीज है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है और जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर एंड अल्टीमेटली टू ऑक्सीजन. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 1 से NAD ने अपने ऑफलोड किए, कॉम्प्लेक्स 2 ने से FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए एंड अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 4 के पास होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये इन दोनों से होते हुए कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स गए कॉम्प्लेक्स 4 में, जहां उसने होल्ड किया हुआ है ऑक्सीजन को, which ultimately accepts these electron and convert it into water molecule. तो अगर हम देखें, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन ऑफलोड नहीं करेंगे तो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर ट्रांसलोकेट नहीं होंगे. प्रोटॉन ट्रांसलोकेट नहीं होंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा. तो दीज टू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एटीपी सिंथेसिस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, जो कि दोनों मिलकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनाते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा. प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा. अगर समहाउ आप यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने आप डिफ्लेट हो जाएगा, बिकॉज उसके पास आने के लिए कोई जगह नहीं है. अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल यूज करते हैं जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को लीक कर दे तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा. तो इसे हम कहते हैं एक्चुअली दिस इज टाइट कपलिंग रिएक्शन, कि बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं ट्रांसफर होंगे तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा. एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे. सो देयर इज कॉल्ड टाइट कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस. अगर हम प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय करें तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा. एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें एटीपी इनहिबिटर लगा के तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अल्टीमेटली जनरेट नहीं होगा.
So these two steps, electron transport chain and chemiosmosis, together makes a oxidative phosphorylation. So अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसा कि हमने देखा, 4 प्रोटीन क्लस्टर्स हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 के नाम से जानते हैं। ये चारों प्रोटीन क्लस्टर्स कहाँ होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो क्रिस्टी के फॉर्म में जो बहुत सारे फोल्ड्स बनाती है, वहां पर एम्बेडेड होते हैं। यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जबकि प्रोकैरियोट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो पॉकेट्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है उसमें होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 1, जिसे हम NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन पास करता है, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो कॉम्प्लेक्स 1 है इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और NADH से जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है कॉम्प्लेक्स 1 में, तो इट गिव्स टू कोएंजाइम Q। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सेनिक कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इट accepts electron from FADH2. NADA complex 1 and complex 2. complex 1 ने accept किए हैं electrons NADH से, complex 2 accept करता है electron from FADH2, and ultimately these two complexes, complex 1 and complex 2, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं टू अ स्मॉल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q या यूबीक्यूनॉन। यूबीक्यूनॉन जो है वो यूबीक्यूनॉन बेसिकली एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लिपिड सॉल्युबल है और फ्रीली मूव कर सकता है। इट कैन पास इन एंड आउट टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कोएंजाइम Q का बेसिकली कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है उन टिश्यूज में जहां सबसे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली हमारे केस में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हमारे ऑर्गन्स हैं हार्ट, लिवर एंड किडनी। इन तीनों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है कोएंजाइम Q का। कोएंजाइम Q जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम Q और यूबीक्यूनॉन, और सेमी ऑक्सीडाइज्ड यूबीक्यूनॉन दैट इज कोएंजाइम QH, या फुल्ली रिड्यूस्ड यूबीक्यूनॉल और कोएंजाइम QH2। फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम Q या यूबीक्यूनॉन, सेमी ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम QH और यूबी सेमीक्यूनॉन, और फुल्ली रिड्यूस्ड यूबीक्यूनॉल या कोएंजाइम QH2। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है? थर्ड कॉम्प्लेक्स इज कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ये जो कोएंजाइम Q है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स पास करता है टू थर्ड कॉम्प्लेक्स, और थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट आल्सो एक्सेप्ट्स द proton electrons and passes pumps proton through inner mitochondrial membrane. बेसिकली इसमें थर्ड कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं एंड साइटोक्रोम सी प्रोटीन्स होते हैं। इसमें बेसिकली ये 2 प्रोटॉन तो कंज्यूम कर लेता है Q साइकिल में और 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यानी अभी तक हम लोग 8 प्रोटॉन्स को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस में, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें पंप कर चुके हैं, और 2 हमने कंज्यूम कर लिए इन Q साइकिल। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसमें
साइटोक्रोम प्रोटीन्स हैं, ए साइटोक्रोम सी, ए एंड ए3। साइटोक्रोम जो है इसमें एक हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप वही होता है जो हीमोग्लोबिन हमारे यहाँ ब्लड में होता है। ये साइटोक्रोम जो है बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हेल्प करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है, और यही वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली एक्सेप्ट करके मेटाबॉलिक वाटर या वाटर में बनाता है। So basically if we see तो कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से एक्सेप्ट किया, कॉम्प्लेक्स 2 ने FADH से एक्सेप्ट किया, और इन्होंने थ्रू कोएंजाइम Q पास इट टू कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 से ये साइटोक्रोम C से गए कॉम्प्लेक्स 4 में, जहां पर ऑक्सीजन से मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अल्टीमेटली प्रोटॉन एक्सेप्ट किए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से एंड जनरेट मेटाबॉलिक वाटर। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बहुत सारे प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया बिटवीन द इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का, इसमें तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हुआ, एंड दिस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ATP molecule. So now come to the complex 5 और ATP synthase complex. Complex 1 से complex 4 तक का सिर्फ काम है प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जनरेट करना और इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली ऑक्सीजन तक पहुंचाकर मेटाबॉलिक वाटर जनरेट करना। तो अभी तक ATP सिंथेसिस तो नहीं हुआ। तो ATP सिंथेसिस कहाँ होता है? इट टेक प्लेस एट कॉम्प्लेक्स 5 और ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अगर हम ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक FO पार्ट होता है और एक F1 पार्ट होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज FO-F1 कॉम्प्लेक्स, या हम इसे ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसके जो कॉम्प्लेक्स 1 के दो पार्ट्स, ATP सिंथेस की दो पार्ट्स हैं, एक जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और दूसरा जो उसका एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। ATPase कॉम्प्लेक्स में कैटालाइज 5 सब यूनिट्स से बना हुआ होता है। अगर हम इसका देखें तो दिस इज द कैटालिटिक साइट या नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये 5 यूनिट से मिलकर बना होता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें 3 अल्फा यूनिट्स होती हैं और 3 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा इसमें एक जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट है इसका, उसमें सी सब यूनिट्स होती हैं और ये एक इसका आर्म है या रोटर है जो कि B2 से बना हुआ होता है। तो बेसिकली इसकी कैटालिटिक साइट ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो अल्फा और बीटा से बना होता है। ये जो गामा यूनिट है ये रोटर का काम करती है। जो FO कॉम्प्लेक्स है उसमें मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटॉन चैनल होता है जिसमें 3 सब यूनिट्स हैं। तो ये जो इसका गामा यूनिट है, बेसिकली दिस फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन्स यहाँ से C से यूनिट से एंटर करके दे एंटर इनटू दिस गामा यूनिट, और जब ये इसमें एंटर करते हैं तो दे generate some structural changes, conformational changes. As a result, ADP phosphorylates and it converted into ATP molecules. और जो protons हैं वो from inner mitochondrial membrane, inner mitochondrial space, जो intermembranous space है उससे वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं। और ये जो ATP है ये कंटिन्यूसली ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू आउटसाइड इन द साइटोप्लाज्म।
So this is how ATP synthesis take place. अगर हम ये देखें कि कितना ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, अगर हम तीनों स्टेप मिलाएं, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इन तीनों स्टेप्स में अल्टीमेटली हम 38 मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं, जिसमें से 2 हम कंज्यूम कर लेते हैं. सो टोटल एटीपी सिंथेसिस होते हैं 36 मॉलिक्यूल्स के. सो यू कैन इमेजिन कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कितना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है. सो अगर हम समराइज करना चाहें तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 3 पार्ट हैं. ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुआ, उसका प्रोडक्ट अल्टीमेटली एंटर्स इनटू TCA साइकिल, जिसमें थोड़ा सा एनर्जी जनरेट हुआ, और इन दोनों से निकले हुए NADH और FADH2 they ultimately enter into oxidative phosphorylation and they generate here maximum amount of ATP molecules. So this is how एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में, और जनरेट किया उसने वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में उसने हमें 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बना दिए. सो दिस इज हाउ सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस. थैंक यू.